नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। इस बीच भाजपा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की और विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और इस नाम पर सभी की सहमति बन गई। नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने रखा। भजनलाल शर्मा संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। वो मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल वो प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। पहली बार विधायक बने थे, जिन पर पार्टी आलाकमान ने राजस्थान की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। तो लगातार कई नामों को लेकर इसमें चर्चा भी चल रही थी, जिसमें वसुंधरा राजे सबसे आगे थी, जो कि 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे, उसके बाद गजेंद्र शेखावत भी रेस में थे, तो अश्विनी वैष्णव और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी नाम सामने आ रहा था। इसके अलावा कुछ और नाम थे जिनके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला नाम सामने आया, उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि राजस्थान में भी कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जिसको लेकर मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, और वैसा हुआ ही। यहां पर अब भजनलाल शर्मा का नाम फाइनल हुआ है। विधायक दल के नेता चुने गए। अब राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ, इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। तो आपने संबोधन भी सुना कि जिस तरह से भजन लाल शर्मा ने उनका नाम चयन होने के बाद अपने संबोधन में सबको धन्यवाद भी दिया और कहा कि जो अपेक्षा है उनसे उस अपेक्षा को पूरा करेंगे। चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं हम कि आखिर जो बाकी लोगों के नाम चल रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे, उस बीच में भजन लाल शर्मा कैसे मुख्यमंत्री चुने गए, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। और क्या कुछ अब रणनीति होगी बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर भी, और राजस्थान में क्या कुछ उठापटक हो सकती है, इसको लेकर भी हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान निरंजन परिहार जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं राजस्थान से, और वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से प्रकाश व्यास जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा पर। सबसे पहले प्रकाश व्यास जी, देखिए नाम तो बहुत सारे लोगों का चल रहा था। सबसे पहले नाम वसुंधरा राजे सिंधिया के चल रहा था। ये भी खबर आ रही थी कि उन्होंने कहा था केंद्रीय नेतृत्व से कि मुझे आप 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए, अगर आप मुझे 5 साल के लिए नहीं बना सकते कम से कम 1 साल के लिए बना दीजिए। अब इसमें कितनी सच्चाई वो तो बात अलग है, लेकिन इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी और कई नाम थे। गजेंद्र शेखावत थे, अश्विनी वैष्णव थे, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर थे और भी कई नाम थे। उस बीच में आपको क्या लग रहा है, किस रणनीति के तहत इनका नाम फाइनल किया गया भजन लाल शर्मा का, और अब वो राजस्थान के होंगे मुख्यमंत्री? स्पष्ट रणनीति आलाकमान की समझ में आ रही है। तीनों प्रदेश के यदि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम और चेहरे पे जाए हम, किसी भी नामी बड़े चेहरे को इस बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद में शामिल नहीं किया गया है। और यह रणनीति आरएसएस संघ के द्वारा डिसाइड की गई है कि अब मोदी जी और जो 2-4 बड़े नाम हैं, उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी में बड़े नाम किसी राज्य से ऐसे नहीं आना चाहिए जो आगे चल के पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो दिशा है, उसमें अड़चन पैदा करे। चाहे वो रमन जी की बात हो, शिवराज जी की बात हो और वसुंधरा जी की बात हो। देखने में आया कहीं ना कहीं जो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो अपने आप को केंद्रीय नेतृत्व से ऊपर या संघ के जो दिशा निर्देश है उससे ऊपर अपने आप को मानने लग गए थे। इसलिए उन्होंने ऐसे चेहरों को चुना है जो नए हों, जो ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं रखते हों, लेकिन संघ से जुड़े हुए हों और एबीवीपी के समय से छात्र जीवन की राजनीति से जो है इस क्षेत्र में काम करते रहे हों, जिनका पूरा समर्पण जो है पार्टी को लेकर और हाईकमान को लेकर है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे तो और कई नाम होंगे राजस्थान में जो जिनका संघ से अच्छा खासा जुड़ा होगा, जो नए भी होंगे, लेकिन भजन लाल शर्मा ही क्यों? भजन लाल शर्मा चूंकि 4 बार के पार्टी के राष्ट्रीय यहाँ महासचिव रहे हैं और काफी करीब से आखिर राजस्थान की राजनीति से जुड़े रहे हैं, और एक ऐसी स्थान से आते हैं जो राजस्थान और यूपी की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, यानी कि भरतपुर में कहीं ना यूपी की राजनीति भी प्रभावित होती है। और एक तीर से 2 निशाने हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो नाराजगी थी और जो राजपूत नाराजगी थी बीजेपी को 2018 में लेकर, उसको भी साधने की कोशिश की गई है। और यूपी वाला जो बेल्ट भरतपुर जुड़ा हुआ है, वहां भी काफी बड़े संख्या में ब्राह्मण वोट है। आगरा, मथुरा, वृंदावन की हम बात करें, और उसकी वजह से लोकसभा की सीट बिल्कुल। लेकिन अगर इसको देखें, सांगानेर से विधायक हैं और पहली बार विधायक चुने गए, और पहली बार विधायक चुनने के बाद ही उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये भी बात है कि वहां से जो वर्तमान विधायक है अशोक लोहाटी, उनको उनका टिकट काटकर इनको टिकट दिया गया, इनको उम्मीदवार बनाया गया और अच्छे खासे वहां पर मतों से जीते हैं ये। तो क्या ये मान कर चलें कि ये बहुत पहले से तय था कि अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं उनका टिकट काटकर इनको टिकट दिया गया, पहले बार विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये जो अगर हम बात करें, ये अभी 3 दिसंबर के बाद से ये फैसला नहीं लिया गया, शायद ये केंद्र नेतृत्व ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो भजन लाल शर्मा ही मुख्यमंत्री होंगे। भागीरथ जी, मैं एक चीज जो बड़े करीब से समझ पा रहा हूँ बीजेपी की राजनीति को। बीजेपी चूंकि केंद्र में पिछले 2 बार से वहां पे सरकार है और राज्यों में भी सरकार रिपीट होती रही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान में 5 वर्ष में बदलती है, लेकिन सरकार 5 वर्ष बाद बीजेपी आती जरूर है। तो इन्होंने देखा है कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस की जो परंपराएं थी राजनीति में, कि जब लंबे समय से बड़े पुराने चेहरों को मौका दे रहे थे तो एक नई पीढ़ी जो है उभर के सामने नहीं आ पा रही थी, इसलिए कांग्रेस में गुटबाजी भी पनपी है और कहीं ना कहीं सेकेंड लाइन तैयार नहीं हो पाई है। पुराने नेता जो 60 से ऊपर हो गए हैं वही दावेदारी पेश करते रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए भी और सांसद के लिए भी।
तो इस परंपरा को जो कांग्रेस की परंपरा है, राजनीति की परंपरा को बीजेपी अपने विचारधारा में शामिल नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस जैसे हाल बीजेपी के आने वाले समय में हो, क्योंकि लगातार बीजेपी जीतती जा रही है, चाहे केंद्र की बात हो, राज्य की बात हो। इसलिए एक दूसरी लाइन तैयार करना जरूरी है, चाहे वो शिवराज की बात करें और रमन जी की बात करें या यहाँ हम वसुंधरा जी की बात करें। तो एक सेकंड लाइन के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो संघ से जुड़ा हुआ हो और जो अपने कॉलेज राजनीति से जो है अपने प्रदेश की राजनीति को जानता हो। जी बिल्कुल प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें पर्यवेक्षक में, जैसे ही राजनाथ सिंह का नाम आया, राजनाथ सिंह पहुंचे, तो मुझे लगता है शायद उसी वक्त ये चीजें क्लियर थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजनाथ सिंह के कद का नेता कोई भी वहां पर्यवेक्षक के तौर पर नहीं पहुंचा था। और राजनाथ सिंह पहुंचे, इसका मतलब कि वो वाकई कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाना। जी, वसुंधरा जी कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन इनडायरेक्टली कर रही थी। पिछले 8-9 दिन का जो घटनाक्रम हम देखें कि विधायकों को निमंत्रण दिया गया, भोजन पे बुलाया गया, और ये बात भी सामने आई कि विधायकों को रोका गया बाहर ले जाकर रिसोर्ट में। तो शक्ति प्रदर्शन इसीलिए था कि वसुंधरा अपने कद को पार्टी के कद से ऊपर मान रही थी, और पार्टी या संघ नहीं चाहता है कि कोई भी अपनी पार्टी या अपनी विचारधारा से अपने नाम को या अपने चेहरे को ऊपर माने। तो राजनाथ सिंह जी खुद जिन्होंने प्रस्ताव दिया था 2013 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उम्मीदवार बनाने के लिए, तो उनका अच्छा विकल्प यहाँ हो नहीं सकता था वसुंधरा को कंट्रोल करने के लिए। वसुंधरा जी चूंकि राजनाथ सिंह जी के करीब भी रही है और उनकी बात शुरू से मानती रही है, तो एक अच्छा चेहरा था, एक अच्छा नाम था कि वसुंधरा को जो है चुपचाप संयमित करके शांत रूप से जो है समर्थन प्राप्त कर लिया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन अगर इसके अलावा आप देखें, क्या कुछ देखिए वादा किया गया वसुंधरा राजे सिंधिया से, क्योंकि बड़ी नेता है और अच्छा प्रभाव है, अच्छा वर्चस्व है राजस्थान में, तो क्या कुछ अब इनसे वादा किया गया होगा? क्योंकि अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी की बात आपको लगता है कही गई होगी, या फिर केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी की बात कही गई होगी, क्या उनसे वादा किया गया होगा और किस तरह से उनको संयमित किया गया होगा, किस तरह से मनाया गया होगा उनको? देखिए 2024 में ज्यादा दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, और जितने भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीनों प्रदेश के वो वरिष्ठ हैं और जिनका अच्छा राजनीतिक अनुभव है, और उनकी आवश्यकता यदि बीजेपी समझती है कि केंद्र में अच्छी हो सकती है, तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को लड़ाया जाएगा और केंद्र में अच्छी भूमिका के साथ इनको आजमाया जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम नामों की भी बात कर लें, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम चल रहा था, अश्विनी वैष्णव का भी नाम चल रहा था, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी नाम चल रहा था, ये वो नाम जो पीछे रह गए। क्योंकि अगर मैं देखूं, वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद हम कुछ पहले चर्चा कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार गजेंद्र शेखावत माने जा रहे थे। तो क्या एक नई लाइन तैयार करनी थी, जैसे हम बाकी राज्यों में देख रहे हैं? यही कारण था कि इतने जो बड़े नेता थे जिनका नाम चल रहा था, उनको फाइनल नहीं किया गया? अच्छे दावेदार थे, बड़े नेता थे, और शायद हो सकता है कि बेहतर चेहरा भी थे, लेकिन सेकंड लाइन तैयार करनी थी, इसलिए इन बड़े बड़े नेताओं को साइड किया गया। देखिए, दो मैसेज स्पष्ट रूप से जो है संघ ने और बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेता को दिया है। पहला तो ये दिया है कि आप बड़े नाम, बड़े चेहरे हैं, इसलिए आप दावेदार नहीं हो सकते। दूसरा मैसेज कार्यकर्ता को दिया है कि यदि आप लंबे समय से संघ की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो एक आम कार्यकर्ता में एक बड़ा उत्साह कल एमपी में देखा गया, आज राजस्थान में भी देख रहे हैं कि आम कार्यकर्ता को ये महसूस हो रहा है कि यदि हमने डेडिकेटेड होकर बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाया, यहाँ कार्य किया, तो हम भी कल एक चेहरा बन सकते हैं किसी मंत्री के लिए, किसी मुख्यमंत्री पद के लिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहां पर हम देखें संघ, और हालांकि अक्सर ही कहा जाता है, संघ कहते हैं कि हम किसी भी कोई राजनीतिक हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन सबको पता है क्योंकि संघ एक मातृत्व संगठन है बीजेपी की, तो एक उनका रजामंदी, उनका निर्णय जरूर बीजेपी के जो भी निर्णय में होता है उसमें दिखाई देता है। तो यहां पर हम कहें कि संघ एक तरह से थोड़ा सा और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच में कभी कभी हमने देखा थोड़ा सा द्वंद्व अक्सर हम कभी कभी देखते थे, लेकिन तीनों राज्यों में संघ के ही पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो संघ की मजबूती यहां पर और दिखाई दे रही है, और या फिर एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबको पता है संघ जिस तरह से बीजेपी के लिए काम करता है, साइलेंट होकर उसका फायदा मिलता है। सब लोग बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं सबको
पता है कि संघ जिस तरह से काम करता है अंदरूनी तौर पर उसका लाभ तीनों राज्यों में मिला है और इसको दरकिनार नहीं कर सकते। और क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की बात करें वो भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, बाकी हम बड़े नेताओं की बात करें वो भी इस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि संघ और जो संगठन है वो एक ही है, आप इससे अलग नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत आगे जाना है तो संघ की विचारधारा को आपको लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देखें कांग्रेस अक्सर लगातार आरएसएस को लेकर बड़े बड़े और तमाम आरोप लगाते रहती है, लेकिन संघ की जो कार्यप्रणाली है साइलेंट होकर काम करना और उसका असर वाकई दिखाई देता है। चाहे हम जम्मू कश्मीर में भी देख लें या हम बाकी राज्यों में देख लें, आदिवासी समाज के बीच में देख लें, जहां पर संघ जाकर बहुत जिस तरीके से काम करता है उसका असर दिखाई देता है। इसलिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो वोटर्स है उन्होंने भारी तादाद में बीजेपी को वोट किया है। देखिए, चाहे बात करें हम राम मंदिर की, चाहे हम बात करें कश्मीर में 370 धारा को हटाने की, चाहे हम बात करें 3 तलाक की, या जितने भी बड़े निर्णय बीजेपी ने 10 साल में केंद्र में जाके लिए हैं या राज्य सरकारों ने लिए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा का ही प्रभाव रहा है। संघ जो सोचता है, संघ एक्चुअल में बीजेपी की आत्मा है। जो विचारधारा चलती है बीजेपी में, जो नदी बहती है विचारधारा की, वो संघ से ही उत्प्रेरित है, संघ से ही उसका उद्धत होता है। तो संघ को छोड़ के बीजेपी आगे बढ़ सके ये संभव नहीं है। बीजेपी चूंकि एक पॉलिटिकल चेहरा है संघ का, तो उसका अपना एक वजूद बना हुआ है संघ से अलग होके। लेकिन यदि आत्मा की बात करें तो बीजेपी की आत्मा संघ है। इसलिए जो भी निर्णय होते हैं, जो भी योजनाएं बनती है, कहीं ना कहीं संघ का उसके पीछे परिदृश्य में, पृष्ठभूमि में उस विचारधारा का हाथ होता है। इसलिए संघ को छोड़ के यदि बीजेपी पॉलिटिकल करे, ये भारत में संभव नहीं है। दक्षिणपंथी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, भारत माता को लेकर जो विचारधारा पनपी है आज देश में, उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ के कार्यकर्ताओं का, संघ का ही बड़ा हाथ है बीजेपी के सक्सेस में। जी बिल्कुल। निरंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज सुनाई दे रही है। निरंजन जी, कुछ घंटे पहले हम लोग आपसे डिबेट ही कर रहे थे और चर्चा हम कर रहे थे आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, और अब वो नाम भी सामने आ गया है, भजन लाल शर्मा अब मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम बाकी जो नेताओं के बड़े बड़े नाम चल रहे थे, वसुंधरा राजे सिंधिया खुद सबसे नंबर 1 पर रेस में चल रही थी, गजेंद्र शेखावत है, बाकी नेता भी चल रहे थे, आप इसका आकलन किस तरह से करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से भजन लाल शर्मा का नाम यहाँ पर सामने आया, वह मुख्यमंत्री बन गए हैं, औपचारिकता बाकी है लेकिन उनका नाम फाइनल हो गया है, इसको आप आकलन किस तरह से करते हैं? देखिए, आकलन सिर्फ एक सेंटेंस में किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने होने को साबित किया है। ये इस भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने का सीधा सा आकलन है कि प्रधानमंत्री ने, या फिर ऐसा कहें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने होने को साबित किया है कि वो जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति थोड़े समय पहले एमएलए बनने के बारे में सबसे ज्यादा प्रयासरत था, वो बिना प्रयास किए सीधे सीधे मुख्यमंत्री बन जाता है। तो कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीधा सा संदेश दिया है कि किस प्रकार से वो अपने कार्यकर्ताओं का, संगठन को समर्पित लोगों का और संगठन को संभालने वाले लोगों को संभालने के बारे में ख्याल रखती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना के इस देश के सारे कार्यकर्ताओं को एक संदेश तो दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, जो अन्य पार्टी के नीति नियमों की तरह नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर दो और वो कर लें। ऐसा कि जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री तो इन्हीं को बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं, वो पार्टी नहीं चला रहे हैं, वो संगठन नहीं चला रहे हैं, उनको सत्ता नहीं चलानी है। निश्चित तौर से भजन लाल शर्मा राजस्थान की राजनीति में बहुत नया नाम हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति 4 बार बीजेपी का महामंत्री रहा हो, पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की धारा में बह रहा हो, और सांगानेर से उनको चुनाव लड़ाया भी इसीलिए गया था, अब लगता है। देखिए, वो भरतपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान से जो दिल्ली की तरफ का उत्तर पूर्वी इलाका है, भरतपुर के रहने वाले हैं। उनको जयपुर लाकर सांगानेर से चुनाव लड़ा गया। सांगानेर में बीजेपी का सिटिंग एमएलए था अशोक लाहोटी, वो हमारे दोस्त भी हैं। अशोक लाहोटी युवा और वाइब्रेंट नेता रहे हैं, जयपुर के सबसे कम उम्र के महापौर रहे हैं, और एक महापौर के नाते उन्होंने जो काम किए उन्हीं की बदौलत पार्टी ने उनको सम्मान दिया था। वो युवा मोर्चा के फायर ब्रांड अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को टिकट दिया गया।
तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक 3 बजे पता चला कि यार इन्हीं को बना दो तो भजनलाल शर्मा को बना दिया। ऐसा नहीं है। उनको जब भरतपुर छोड़कर सांगानेर से लाकर लड़ाया गया तब केंद्र के दिमाग में था कि इस व्यक्ति के साथ क्या हमको राजनीतिक व्यवहार करके कहां तक पहुंचाना है, और उनको एक ऐसी सीट से लड़ाया गया जो ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है, जहां ब्राह्मण वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हमारे एक मित्र है गोपाल शर्मा, जो राजस्थान के बहुत धुरंधर राजनीतिक पत्रकार हैं। गोपाल जी खुद भी वहां से टिकट मांग रहे थे। गोपाल शर्मा ने सारी मेहनत कर ली थी सांगानेर से टिकट लेने की। उनको लगा कि ब्राह्मण होने के तांत में ऐसे निकल भी जाऊंगा, लेकिन उनको टिकट दिया गया प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने से, जिनको हराकर वो भी जीत के आए। लेकिन सांगानेर से उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि केंद्रीय बीजेपी का आलाकमान चाहता था कि एक ऐसे व्यक्ति को इस यहां से चुनाया जाए जिसकी हमको आगे जरूरत है। तो उनका जीतना सुनिश्चित करने के लिए सांगानेर से लड़ा गया। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई 1-2 दिन में बीजेपी के दिमाग में आ गया होगा, केंद्रीय नेतृत्व के और भजनलाल शर्मा को बना दिया होगा यह। लेकिन इतना जरूर है कि जो उन्होंने सोचा था वो जो सोच उनकी दिमाग में रही, उनकी जुबान पर नहीं आने दी और किसी को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। यहाँ तक कि मुझे अभी जो पता चला कि राजनाथ सिंह जी को खुद को भी नहीं पता था कि उनको किसका ऐलान करवाना है, क्योंकि बाद में उनके नाम की चिट्ठी तो लेकर कैलाश चौधरी आए जो 3 बजे दिल्ली से रवाना होकर जयपुर पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी में अनप्रेडिक्टेबल काम तो होते हैं, लेकिन आप उन अनप्रेडिक्टेबल जो फैसले हैं उनको अप्रत्याशित तो हम कह सकते हैं, लेकिन बिना सोच समझ के लिए गए फैसले नहीं कह सकते। निश्चित रूप से कोई फैसला कभी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल हम इसी बात चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि जो वर्तमान विधायक अशोक लोहाटी उनको टिकट ना देकर इनको टिकट दिया गया। तो मैं भी वही चर्चा कर रहा था कि शायद बहुत पहले से ये डिसाइड था, जब क्या टिकट बांटे जा रहे थे कि अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को ये जरूरी नहीं, लेकिन कहां पहुंचाना है ये पक्का उनके दिमाग में रहा होगा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है जब मुख्यमंत्री इनको बना दिया गया तो मुझे लगता है शायद ये डिसाइड ही पहले से होगा कि अगर ये जीतेंगे और राजस्थान में सरकार बनती बीजेपी की तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन कितना बड़ा चैलेंज था यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाना, क्योंकि हमने देखा उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया था जीतने के बाद। कितना बड़ा चैलेंज था और कैसे बीजेपी उनको मनाने में बिल्कुल यहां पर पूरी तरह से सफल हो पाई। देखिए, वसुंधरा राजे का जो राजनीतिक अनुभव रहा है और पार्टी के लिए उनका जो जुड़ाव रहा है वो उनके जन्म का रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी से। उनकी माताजी ने भारतीय जनता पार्टी की जो पैदाइश हुई उसके राजनीतिक प्रस्ताव पर उनके दस्तखत थे। उनको वसुंधरा विजय राजे सिंधिया ने पार्टी बनाने के लिए एप्लीकेशन दी, वो खुद उन्होंने दी थी। तो पार्टी के लिए चैलेंज तो था कि एक ऐसी महिला को जो बहुत दमदार है प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से और जन समर्थन से भी। मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे से बड़ा ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके हर जिले में, हर तहसील में और हर गांव में अपने समर्थक नहीं हो। और वो कम से कम एक अकेली नेता है जो राजस्थान में कम से कम 5 लाख लोगों को सीधे सीधे नाम से जानती है। तो नेता तो वो बड़ी है, लेकिन यही बड़ा होना उनके इस चुनाव में विपरीत चला गया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को भविष्य की भारतीय जनता पार्टी की करनी है। आने 20 से 25 साल की भाजपा को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो वसुंधरा राजे को हटाना उनके लिए भी चैलेंज रहा होगा। लेकिन बीजेपी ने इसको पूरी तरह से इसको सफल हो गए इसमें, क्योंकि प्रस्ताव भी वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से दिया गया। लगातार इस पर हमारी चर्चा चल रही है। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। मैं उनका आप लोगों से भी तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मोहन मोरवाल जी और कांग्रेस प्रवक्ता अनूप ठाकुर जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। निरंजन जी, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अब बात चल रही थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को किस तरह से यहाँ पर मनाया गया, अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या जिम्मेदारी इन लोगों को दी जाएगी। और हम बात करें डिप्टी सीएम को लेकर भी कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है, भजनलाल शर्मा को जिस तरह से सवर्ण जाति से आते हैं कि यहाँ पर एक जातियों का समीकरण साधने की कोशिश की गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात कर लें, एक आदिवासी समाज के जो नेता है उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में सवर्ण समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका सीधा असर लोकसभा में तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जो यहां पर डिप्टी सीएम का जो नाम सामने आया दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का, आप कैसे देखते हैं? इससे क्या समीकरण यहां पर बीजेपी साध रही है? जी, समीकरण साधने का सीधा सीधा मामला तो ऐसा है कि राजस्थान की राजनीति में जिस प्रकार से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि जातिगत समीकरण और वर्गीकरण समीकरण और सामाजिक समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ देखिए तो आदिवासियों को सौंप दिया। मैं बताता हूं कि राजस्थान में
28 सीटें आदिवासियों की हैं, जिन पर इस बार बीजेपी ने करीब 18 सीटें जीती है। और मेवाड़ इलाका जो पूरा है वो आदिवासियों का इलाका है। अब मेवाड़ में बीजेपी जबरदस्त जीती है और कहा जाता है राजस्थान की राजनीति में कि जो जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। तो मेवाड़ से लेकर बस्तर में मध्य प्रदेश का जो बड़ा इलाका है आदिवासियों का, वो और छत्तीसगढ़, तो आदिवासी को मुख्यमंत्री बना के बीजेपी ने ये संदेश तो दिया है कि हम आपका ख्याल रख रहे हैं और आपने हमारा साथ दिया है तो हम आपको भी उच्च पदों पर पहुंचा रहे हैं। एक और बात मैं साफ कर दूं कि राजस्थान में इन आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का बहुत बड़ी ताकत थी। ये पिछले चुनाव के बाद में कांग्रेस से आदिवासी छिटकता गया, तो आदिवासी जिस तरह से कम होता गया, इसीलिए कांग्रेस का वोट परसेंटेज तो भले बढ़ रहा हो क्योंकि ओवरऑल वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन आदिवासियों में उनका कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो कांग्रेस को नुकसान तो है कि आदिवासी और दलित, देखिए यहाँ भी राजस्थान में एक बैरवा को मुख्यमंत्री बना दिया है जी। बैरवा जी बहुत जूनियर लेवल के राजनेता रहे हैं राजस्थान में, कोई बहुत बड़ा नाम अभी नहीं रहा। लेकिन इसी तरह से दिया कुमारी भी एक बार सांसद रही, दूसरी बार विधायक रही, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उनको मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की तो राजनीति कही जा सकती है कि वे सीधे सीधे वसुंधरा राजे की बिल्कुल अपोनेंट रही है हर मामले में। हालांकि लाई वसुंधरा राजे ही थी उनको राजनीति में, लेकिन वो कहते हैं राजनीति के बारे में कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता, तो वसुंधरा राजे ने उनको राजनीति में लाया, आज वही उनके खिलाफ खड़ी थी। कुछ राजनीतिक उनके कुछ बड़े मामले हो गए थे तो तब से उनके खिलाफ रही, पर अब उनको मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से वसुंधरा राजे की राजनीति की समाप्ति का संदेश तो साफ साफ दे दिया है। अब बात अगर कोई समझौते की है कि उनको किसी पद पर भेजा जाएगा कहा, तो वसुंधरा राजे की जो राजनीतिक आचरण रहा है वो समझौता का कभी रहा नहीं। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समझौता नहीं किया, ना अपने जिस परिवार में वो ब्याह कराई थी वहां भी समझौते नहीं किए, वहां से भी वो अलग होकर उन्होंने अपना जीवन बनाया और बहुत विशाल लेवल पे ले गई। और उसमें कोई दो राय नहीं कि वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्षम है, अपने जीवन के फैसले बड़ी ताकत के साथ लेने की उनमें अदम्य क्षमता है, लेकिन इसलिए वो समझौतों में तो भरोसा नहीं करती। और वो कहती आई है कि मैं डोली में बैठकर आई थी और मेरी अर्थी भी राजस्थान से जाएगी, इसका मतलब वो कहीं और बाहर जाने की राजनीतिक रूप से तो कोई मुझे नहीं लगता कि उनकी मंशा हो या इच्छा हो, लेकिन फिर भी कल क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनको मना लिया गया है यहाँ पर, हालांकि अब इसका कुछ दिनों बाद समझ में आएगा कि और रिएक्शन क्या निकल कर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये कि उन्होंने उनका प्रस्ताव रखा है। ठीक है, हमारे साथ हमारे जो अनूप ठाकुर जी वो भी जुड़े हुए हैं। अनूप ठाकुर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी अनूप जी, आपकी आवाज तो आ रही है जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी अनूप जी, अब आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। ठीक है अनूप जी, क्या रिएक्शन कांग्रेस का, क्योंकि आप लोग भी गुड़ा भाग कर रहे होंगे जरूर कि कौन वो होगा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री, क्योंकि आने वाले 5 सालों तक आपको जो मंत्री पद के मुखिया हैं, जो कैबिनेट के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया, उनको घेरना ही पड़ेगा और उसमें विपक्ष पार्टी घेरती भी, उसमें कोई शक नहीं है। तो क्या आप लोग गुड़ा भाग कर रहे थे? क्या आप लोग सोच पा रहे थे कि यहां पर भजनलाल शर्मा फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि एक बार के विधायक हैं, पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा है और पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए? नया प्रयोग है और पहली बार खड़ा हुआ व्यक्ति एक नया, और मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रयोग कितना सफल होती है भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का तो संकल्प ये है कि जो हमारी योजनाएं थी और हमारे जो काम थे, तो राजस्थान की जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर कैसे मिले, उसके लिए कांग्रेस को किसी भी स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा। हम करेंगे, जनता के साथ थे, हैं और रहेंगे। जनता ने हमें वोट दिया है, मत दिया है, वोट का प्रतिशत हमारा बड़ा है, हम जनता के साथ मिलाकर खड़े हैं। हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो जनता तक निरंतर कैसे पहुंचे, उसके लिए हम अपनी कार्य योजना तैयार करेंगे, और अगर उसमें कोई खामी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बरती तो उसके लिए हम अपना काम करेंगे। नए जो बने हैं, हम कांग्रेस पार्टी की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं में वो अमली जमा पहनने में कामयाब हुए, शुभकामनाएं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी की तरफ से जो एक पहला रिएक्शन आना चाहिए वही सेम रिएक्शन आप लोग ने दिया है, और हालांकि कुछ दिनों बाद फिर आप लोग शुरू हो जाएंगे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। मोहन मोरवाल जी,
जिस तरह से यहाँ पर भजनलाल शर्मा जी का नाम यहाँ पर फाइनल हुआ है, वो पहली बार के विधायक हैं और ऐसा लग रहा है शायद केंद्रीय नेतृत्व ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो भजनलाल शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि जो वर्तमान विधायक थे सांगानेर से उनको टिकट ना देकर उस जगह से कहीं और से टिकट दिया गया उनको, लेकिन भजनलाल शर्मा को यहां से टिकट दिया गया और फिर वो जीत कर आए, पहली बार विधायक बने और पहली बार में उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा का बहुत हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हुए, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है कि केंद्र से जो भी निर्णय होता है और सब विधायक दल की बैठक के बाद जो चेहरा सामने आया है, मैं समझता हूं लंबे समय से इन्होंने जो कार्य किया है, पार्टी संगठन के जिस रीति नीति से काम किया है, निष्ठा से काम किया है, उसका परिणाम है कि आज उनको मुख्यमंत्री का बड़ा दायित्व दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आप कह रहे थे केंद्र से जो तय होता है, तो क्या यह विधायक दल की बैठक में तय नहीं हुआ है? केंद्र से नाम तय हुआ है और उसको सभी विधायकों के ऊपर थोपा गया है। वहां से फिर विधायक दल की बैठक के बाद सब लोगों के विचार विमर्श के बाद पूरी एक प्रक्रिया के तहत पार्टी की रीति नीति, मध्य प्रदेश हो भले छत्तीसगढ़ हो भले ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तय किया गया उसको सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक ने सर्वसम्मति से उसको पारित किया, उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद फिर ये नाम सामने आए। ठीक है प्रकाश व्यास जी, अब यहां पर देखिए बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है भजनलाल शर्मा के लिए? अब यहां पर बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्योंकि अगर अनुभव की बात करें सरकार में तो पहली बार विधायक बने ही है और अभी उनके पास वैसा अनुभव नहीं है जो बाकी जो कैंडिडेट चल रहे थे, जो बाकी नेताओं के नाम चल रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर। अब भजनलाल शर्मा के सामने बड़ा चैलेंज क्या होगा, आपको क्या लगता है? किसी भी प्रदेश की सरकार को चलाने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है प्रशासनिक कार्यशैली, प्रशासनिक अनुभव। और हम देखें तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है। और दूसरी बात, जो बड़े चेहरे थे जिनको प्रशासनिक अनुभव था, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, उनका कहीं ना कहीं असंतोष का सामना भी उनको करना पड़ेगा। उनका सहयोग मिले इसकी अपेक्षा वो करेंगे, लेकिन सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा ये वक्त बताएगा। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को, खासकर संघ को भी अपने प्रशासनिक अनुभवों का इन लोगों को सहारा देना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या आती है सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की। योजनाएं तो ठीक है धरातल पे बाद में उतारी जा सकती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देखिए आप यहाँ सरकार तो चलो मुख्यमंत्री आज बने हैं, लेकिन बीजेपी आने के बाद मतलब काउंटिंग के बाद ही इतनी बड़ी घटना जयपुर में हो गई थी कि एक राजपूत युवा नेता की हत्या हो गई थी। हालांकि पुलिस ने बहुत की सीमा के अंतर्गत अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राजस्थान में पिछले 4 साल से 5 साल से जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो ध्वस्त है। और सबसे पहले उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री को कड़े कदम उठाना पड़ेंगे। चूंकि प्रशासनिक अनुभव नहीं है शर्मा जी के पास, इसलिए कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग उनको जरूरी है और जो पूर्व नेता है उनका सहयोग मिलना जरूरी है। जी भाई ठीक है निरंजन जी, आपको क्या लगता है क्या बड़ी चुनौती यहां पर भजनलाल शर्मा जी के सामने होगी? निरंजन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कह तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है शायद थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम दोबारा आपके पास आएंगे। अनुप ठाकुर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये बात यहां पर सामने यही है कि जी निरंजन जी जी उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, जैसा प्रकाश जी ने कहा कि प्रशासनिक अनुभव नहीं होना चुनौती है। मुझे लगता है कि जिनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं होता वो चुनौती तो होती है, लेकिन वो धीरे धीरे उस प्रशासनिक अनुभव और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से केंद्र उनको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी देता है और उसके अलावा पार्टी का भी एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है जो अधिकारियों का उनको अनुभवी अधिकारियों को उनके साथ में लगाकर उनकी ताकत को बढ़ाया जाता है। पार्टी जानती है
केंद्रीय नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि एक नए और पहली बार विधायक बने हुए आज तो अब तक तो उनको प्रोसीडिंग पे पता नहीं विधानसभा में सीट का सिस्टम क्या होता है, कहाँ बैठा जाता है, किस प्रकार से कैसे, तो ये भी तो अनुभव नहीं है। तो पहली बार विधायक बने हुए व्यक्ति की स्थिति जो होती है वही पहली बार मुख्यमंत्री बने हुए स्थिति होती है। पर वसुंधरा राजे की यही ताकत के बूते पर वो अपनी डिमांड सारी रखती रही, मनवाती रही कि उनकी प्रशासनिक ताकत बहुत मजबूत है। लेकिन चैलेंज यही सबसे बड़ा है उनके सामने कि निरंजन जी फिर से थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बात अधूरी रहेगी। अगर आप दोबारा कनेक्ट करेंगे तो हम इस बात को पूरी करेंगे। लेकिन अनूप ठाकुर जी देखिए, अब तो विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, अब इसके बाद यहां पर लोकसभा चुनाव। अनूप जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है अनूप जी के पास भी हमारी आवाज नहीं जा रही है। मोहन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं आपकी आवाज को। हाँ मोहन जी आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी मोहन जी देखिए, आप जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा चुनाव तो अब यहाँ पर संपन्न हो गए हैं, अब लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की भी नजर है, बीजेपी की भी नजर है। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी पहली बार के ये विधायक हैं भजन लाल शर्मा जी, अभी प्रशासनिक जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर कम है, धीरे धीरे आएगा, लेकिन 5-6 महीने के अंदर वो एक जलवा भी दिखाना है जो पिछले बार लोकसभा चुनाव में दिखाया गया था। कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के सामने होगा, और क्या वो जादू पिछले बार जो दोहरा पाए थे आप लोग, वो फिर से यहाँ पर दोहरा पाएंगे? जी निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सबको साथ लेके चलने का जो माजदा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो बरसों से प्रशिक्षण मिला होता है एक संगठन साधना के नाते, और मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा और माननीय दिया कुमारी जी और माननीय प्रेमचंद जी बैरवा और पूरी हमारी एक पूरा जो हमारा जो मंत्रिमंडल का जो पूरा विधायक दल में से जो चयनित होंगे वो सब मिलके पूरे विधायक और पूरे सब लोग कार्यकर्ता संगठन की शक्ति लग के, और मैं समझता हूँ मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो वो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सब मिलके उनके दिशा निर्देश में निश्चित रूप से 25 सीट लेकर के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे कार्यकर्ताओं की एक कार्यकर्ता की मेहनत के दम पे 25 की 25 ठीक है, आपका विश्वास तो है, लेकिन ये विश्वास कितना सबल हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रकाश व्यास जी, अब लोकसभा इसके बाद यहाँ पर चुनाव है, कितना यहाँ पर मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे हम बात ही कर रहे थे कितना अनुभव है, तो क्या लोकसभा चुनाव में अगर वसुंधरा सिंधिया मुख्यमंत्री होती है या कोई सीनियर लीडर यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में पॉजिटिव होता? और अब जब एक नए पहली बार के विधायक यहाँ पर चुने गए मुख्यमंत्री, तो लोकसभा चुनाव यहाँ पर कितना आसान होगा? हालांकि उसमें चेहरा फिर से मोदी का जाएगा, लेकिन अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो कितना यहां पर मुश्किल या आसान होगा बीजेपी के लिए? भागीरथ जी देखिए, विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, तो लोकसभा तो निसंदेह मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल, एकमात्र चेहरा मोदी जी का रहेगा। यहाँ पे नेतृत्व किसके पास है, क्या यहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता है सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी होगा कि मोदी जी यहाँ अपनी सभाएं करते हैं, लोग मोदी जी को कितना प्रेम और आदर दे रहे हैं, कितना वो वोट में कन्वर्ट होता है, ये तो हम पिछले चुनाव में भी देख चुके हैं। और ये जो लहर थी विधानसभा में, मोदी लहर क्यों थी? वो हिंदूवाद को लेकर लहर थी, वो ध्रुवीकरण जो हुआ था हिंदुओं को, जो कांड हुआ था उदयपुर का, उसकी ध्रुवीकरण हुआ, जो अराजकता थी यहाँ पे महिलाओं को लेकर जो अत्याचार थे, उसकी वजह से मोदी जी की गारंटी जो है यहाँ फलीभूत हुई। तो जो मोदी जी गारंटी अभी दिसंबर में नवंबर चुनाव में फलीभूत हुई, तो क्यों नहीं लोकसभा मई जून में फलीभूत होगी? क्यों गैप तो 4 या 5 महीने का है। बिल्कुल। और चूंकि मोदी जी लगातार राजस्थान से जुड़े रहे हैं, आते रहे, हो सकता है जब शपथ ग्रहण हो तो मोदी जी यहाँ जयपुर में मौजूद हो, तो निसंदेह चेहरा मोदी जी का है। और आरएसएस का जो कार्यकर्ता है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो प्रदेश में हर छोटे स्तर पे, दूर ढानी स्तर पर काम करता है। तो नेतृत्व कोई भी हो, नया हो पुराना हो, उसका कोई असर ज्यादा दिखने वाला नहीं। ठीक है। लेकिन निरंजन जी देखिए, बड़े बड़े नेता जिनका नाम चल रहा था उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो क्या अब ये उसी ताकत से लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे? जिन जो रेस में चल रहे थे मुख्यमंत्री की रेस में, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर ले, गजेंद्र शेखावत की बात कर ले, अब इनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो क्या ये उतनी ही ताकत से लोकसभा चुनाव में अपना पूरा 100% देंगे? देखिए बिल्कुल सही है कि जिनको नहीं मिला उनकी आस तो टूटती है, और जब आस टूटती है तो कहीं कहीं मन भी टूटता है, और मन टूटता है तो वो पूरे मन से व्यक्ति काम नहीं कर पाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है कि उनको काम किए बिना
उनके सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि हर लेवल पे उनको अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी तो होगी। निश्चित रूप से वसुंधरा राजे बड़ी नेता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मैं मानता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा है और नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो मोदी जी को पता है कि इस बार भी लोकसभा में भी वोट उनको मिला। देखिए, विधानसभा में अगर वोट मिलना होता किसी व्यक्ति को, तो एक देवजी पटेल है जो सांसद हैं फिलहाल, उनको मोदी जी ने एमएलए के लिए चुनाव के लिए भेजा, वो अपनी जमानत करवा बैठे। तो चुनाव व्यक्ति को तो वोट नहीं मिल रहा है, ये पक्का है। वोट मिला है मोदी जी को और वोट मिलेगा मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा में वोट पड़ना है और उसके लिए सबको ये सारे काम तो करेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी में रहना है तो काम किए बिना उनको छुटकारा नहीं है और परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ेगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो इस तरह से मैंने केंद्रीय नेताओं के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ व्यक्तिगत तौर पर काम किया है। मुझे ये सब अच्छी तरह जानकारी, वो किस तरह से कहाँ कैसे वॉच रखते हैं। तो बीजेपी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो चुपचाप भी पार्टी का नुकसान करने के लिए निकल पड़े या फिर शांत बैठ जाए। तो वसुंधरा राजे के लिए चैलेंज, बीजेपी के लिए जीतने से बड़ा चैलेंज वसुंधरा राजे के लिए परफॉर्मेंस का चैलेंज है कि अब लोकसभा में उनको इतना सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य के लिए भी उनके लिए पार्टी में जो स्थान बचा हुआ है वो स्थान बना रहे। लगातार चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किनका नाम का यहाँ पर फाइनल होगा। अब भजन लाल शर्मा यहाँ पर फाइनल हो गए हैं और अब भजन राज होगा राजस्थान में। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।